नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 6:45 पर दिल्ली में रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट से एक हुंडई i20 की गाड़ी बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से यू टर्न लेकर सीधे सामने वाली सड़क पर आ जाती है। 6:52 पर यह बहुत धीरे धीरे चलकर एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। यह वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बहुत नज़दीक थी और कुछ ही सेकंड बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका इतना बड़ा था कि इसके आसपास के 6 गाड़ियां, 3 कार और 3 ऑटो में आग लग जाती है। पास की मौजूद स्ट्रीट लाइट बुझ जाती है और मेट्रो के एंट्री गेट पर शीशा टूट जाता है। कई सारी गाड़ियां जो और दूर खड़ी थी उनके तक शीशा टूट जाता है और जो गाड़ियां इस धमाके के पास थी उनका मलबा 150 मीटर दूर जाकर गिरता है। जिस वक्त ये धमाका हुआ, चांस की बात है कि 2 अलग अलग लोग फिल्मिंग कर रहे थे वहाँ पर। तो हमारे पास इस धमाके के 2 रियल वीडियो मौजूद हैं इस समय। एक वीडियो जो आप लोगों ने अभी देखा और एक वीडियो ये वाला। इस वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस ब्लास्ट की स्टैटिक कितनी ज़्यादा थी। कैमरे में जो कुछ दिख रहा था सब कुछ हिल गया, इतना बड़ा पेड़ तक हिल गया। बहुत जोर से आवाज थी, ऐसी आवाज हमने पहले नहीं सुनी। वहाँ मौजूद शॉपकीपर्स का कहना है कि इतनी तेज आवाज़ उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बहुत भयंकर धमाका धमाक कर धमका है। बताया जाता है कि धमाके की आवाज़ करीब 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दी। 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस जो कॉल आती है, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू करने के लिए 7 फायर ट्रेडर्स को डिस्पैच कर दिया। एक आई विटनेस बताता है कि इस ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर लगभग 7 बजे के अराउंड पुलिस वहां पर आ गई थी और 7:15 तक एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँच गई थी और चांदनी चौक के कुछ लोकल लोग वहाँ पर मौजूद थे जो एम्बुलेंस आने के पहले ही वहाँ से कुछ लोगों को रिक्शे में बैठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए। धमाके में कुल मिलाकर 20 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं, जिन्हें तुरंत लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है और अभी तक ब्लास्ट में 13 लोगों की जान जा चुकी है। धमाके की सूचना मिलने पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और फारेसिस की टीम्स भी मौके पर पहुंची थी और कुछ समय बाद यहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और सिक्योरिटी गार्ड NSG वहां पर पहुंच जाती है। ये सारी एजेंसियां मिलकर मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन ऑफिशियली उनके तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है अभी तक कि यह धमाका कैसे हुआ और किसने किया। अभी तक इस घटना में मारे गए लोगों में से 6 लोगों की पहचान हो पाई है। इनमें से एक हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल, जो हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेटे की सास से मिलने दिल्ली आए थे। इसके अलावा अमरोहा में रहने वाले DTC के बस कंडक्टर अशोक कुमार अपनी ड्यूटी करके घर जा रहे थे। एक और विक्टिम पंकज सैनी एक कैब ड्राइवर थे और एक विक्टिम दिनेश मिश्रा चांदनी चौक में एक साड़ी और लहंगा बेचने वाला दुकान में काम करते थे। एक दूसरे विक्टिम नौमन एक कॉस्मेटिक स्टोर में काम कर रहे थे और इसी तरह जुम्मन मोहम्मद रिक्शा चलाते थे और अपने फैमिली के इकलौते अर्नर थे। रात को 10 बजे के आसपास होम मिनिस्टर अमित शाह घायलों से मिलने इस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसके बाद वो उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर धमाका हुआ था और फिर उनकी तरफ से एक बयान दी जाती है। इसकी गहन जांच की जाएगी, सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। अब यहाँ पर सोर्सेज के हवाले से इंडिया मीडिया में कई सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन आपको तो इनकी क्रेडिबिलिटी पता ही है। तो जो भी अब चीज़ें बताने जा रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से कुछ गलत भी हो सकता है। तो अगर गलत होता है तो उस रिपोर्ट के बाद मैं आपको इस कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सोर्सेज के हवाले से बताया है कि इस हुंडई i20 गाड़ी का नंबर प्लेट था HR26 CE7674। द हिंदू को सोर्सेज ने बताया कि इस गाड़ी का ओनर मोहम्मद सलमान था, जो हरियाणा के गुड़गांव का रहने वाला था। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया तो उनको यह पता चला कि यह गाड़ी दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र नाम के आदमी से सलमान ने बेच दिया था। उसके बाद यह गाड़ी और किसी के पास गई। कुछ अखबारों के अनुसार यहाँ पर एक पुलवामा में रहने वाले तारिक का भी एंगल है। इससे आगे बात करते हैं वीडियो में, लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस धमाके के बाद दिल्ली के अलावा मुंबई समेत इस देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक नहीं कहा गया है कि ये आतंकी हमला था।
लेकिन कई ऐसी चीज़ हैं जो इसकी तरफ संकेत देती हैं कि सरकार इसे आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। पहला, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में UAPA के तहत FIR दर्ज कर दी है, जिसके इस्तेमाल आतंकवादी के संबंधित मामलों में ही होता है। और दूसरा, भूटान दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस धमाके को एक साजिश बताया है। पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो इसे किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे इंसिडेंट को दोस्तों फरीदाबाद में हुई एक घटना से लिंक करके देखा जा रहा है। दरअसल बात क्या है, 10 नवंबर के दिन ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा की पुलिस ने मिलकर कश्मीर के रहने वाले 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था। आरोप यह है कि यह डॉक्टर पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और लाकायदा से जुड़े अंसार गदवातुल हिंद यानी AGS के लिए काम करते थे। असल में कुछ समय पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैसे मोहम्मद के सपोर्ट में कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे। इन पोस्टर्स पर पुलिस और आर्मी को धमकी दी गई थी और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करी तो इसमें काजीगुंडा के डॉक्टर मजीद रादर का नाम आया, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया जाता है और पता चलता है कि ये पिछले साल अक्टूबर तक अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। जब पुलिस इस मेडिकल कॉलेज जाकर आदिल का लॉकर चेक किया तो उन्हें यहाँ से एक AK-47 मिला। फिर आदिल के जरिए पुलिस पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई तक पहुँची, जो अभी फरीदाबाद के अल्फा यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में पढ़ाता था। लगभग 10 दिन पहले मुजम्मिल को डिटेन कर लिया गया था और उसके बयान के आधार पर फरीदाबाद में एक गांव में छापा मारा गया था, जहां उसने किराए पर एक घर ले रखा था। इस घर में दोस्तों पुलिस को लगभग 360 किलो एक्सप्लोसिव मिलते हैं और बाद में और रेड्स की गई तो एक्सप्लोसिव का नंबर 3000 किलोग्राम बताया जा रहा है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट होने का शक है, जिसे बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने यहां से ओकी टोकी, 20 टाइमर्स, बैटरी, रिमोट और 5 किलो हैवी मेटल, इलेक्ट्रिक वायर्स और बम बनाने वाले सामान भी इकट्ठा किया गया। यहीं पर एक किंग राइफल, 3 मैगजीन और एक पिस्तौल भी मौके पर मिला। यह सब देखकर एक बात साफ थी कि यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। पुलिस ने यह भी कहा था कि यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो फरीदाबाद आतंकवाद में जो अरेस्ट हुए और दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसे एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप सोर्सेस के हवाले बताया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ फरीदाबाद में अरेस्टेड लोगों से कनेक्टेड है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस सोर्सेस के हवाले से बताया कि धमाके में इस्तेमाल हुई गाड़ी आखिरी बार उमर के पास थी और धमाके से पहले उमर ही गाड़ी को चला रहा था। एक सीनियर ऑफिसर द प्रिंट को बताते हैं कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया था और उसने जल्दबाजी में धमाका कर दिया। आप इंडिया ने सोर्सेस को कोट करते हुए कहा कि ब्लास्ट पैनिक और डिस्पेंसन किया गया है। यह बम लूजली असेबल्ड था और पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसकी लिमिटेड इम्पैक्ट रहा और कोई पर्सनल नहीं मिले। उनके अनुसार उमर ही इस गाड़ी को चला रहा था और ब्लास्ट के एक्सप्लोसिव उसी तरह के हैं जैसे फरीदाबाद रेड्स में मिले थे। पुलिस ये जांच कर रही है कि मारे हुए लोगों में उमर शामिल है या नहीं। इसके लिए उमर की मां का DNA सैंपल लिया गया है। ये बेहद ट्रेजिक और दिल दहला देने वाली घटना है। 13 मासूम लोगों की जान चली गई, कितने परिवार उजड़ गए। ऐसी घटनाओं के बाद एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, वो यह है कि हम सब अपना धैर्य और विवेक बनाए रखें। आतंकवादियों का मकसद होता है देश में आतंक फैलाना और इसमें सबसे ज़रूरी होती है कि हम सब एक साथ खड़े रहें। यहाँ पर 3 चीज़ों से दूरी बनाए रखें। पहला, वो TV मीडिया चैनल्स जो इस एक्सीडेंट को सेंसिलाइज करेगी TRP के लिए। दूसरा, सोशल मीडिया पर वो नफरतखोर जो इस एक्सीडेंट का इस्तेमाल करेंगे समाज में नफरत फैलाने के लिए। इन लोग को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। ये हमेशा इन फिल्मी विलेन की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शेयर करते रहते हैं। वो ऐसे आतंकवादी हमलों का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा, अपने अंदर खुद के बयस। बहुत से लोगों को ये टेंडेंसी रहती है जब किसी एक्सीडेंट का सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, वो इंस्टेंटली कंक्लूजन्स पर जंप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के इस कंक्लूजन्स पर पहुंच जाना बहुत गलत है। चीज़ों को हमेशा क्रिटिकल नज़रिए से देखिए, लेकिन बेबुनियादी कन्फ्रेंस थ्योरी मत फैलाइए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सवाल पूछने भी बहुत ज़रूरी हैं। कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं, ख़ास तौर पर होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर। जनता के सामने उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि आखिरी बॉर्डर उनके कंट्रोल में है, देश के इंटरनल सिक्योरिटी उनके कंट्रोल में है। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर 3000 किलो एक्सप्लोसिव
कैसे आगे फरीदाबाद में? ये वही सवाल है जो 6 साल पहले उठा था पुलवामा हमले के दौरान। आखिर 3000 किलोग्राम एक्सप्लोजिव आया कैसे भारत के अंदर? हमें उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छा इन्वेस्टिगेशन होगा, हमें सवालों का जवाब नहीं ढूंढना पड़ेगा, सवालों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।